नमस्कार। दूरदर्शन पर एक बार फिर न्याय मंच की ओर से सभी दर्शकों का स्वागत है। हर उन्नत समाज की पहचान के कई मापदंडों में से एक मुख्य मापदंड है समाज में न्याय एवं कानून की व्यवस्था और आम आदमी तक उसकी पहुंच। यूं तो भारत में गत वर्षों में न्याय एवं कानून व्यवस्था प्रणाली में काफी तरक्की हुई है, लेकिन इन सभी में एक नोटिसेबल डेवलपमेंट हुई है भारत की लीगल सर्विसेज यानी कि विधिक सेवाओं में। इसी श्रृंखला में आज का हमारा विषय है लीगल सर्विसेज एंड लोक अदालत, और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट श्री धर्मेश शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। साथ ही हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्रीमती निशा सक्सेना, जो कि खुद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं और साथ ही सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमीशन की। और हमारे साथ हैं श्री मोहिंदर बिराट, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जो कि साथ ही डायरेक्टर हैं नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। आप सभी का हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय विधिक सेवाएं जो हैं, ये क्या चीज होती हैं? देखिए, ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है जी, इसको आर्टिकल 39A ऑफ जो संविधान है उसके परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था, क्योंकि आप ये समझे किसी देश का जो कैरेक्टर है तीन बातों पे निर्भर करता है कि वहाँ के जो जन संसाधन है, इनकम एंड वेल्थ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सेकेंडली, वहाँ के लोगों की जो लिबर्टीज हैं, फ्रीडम्स को उसकी कितनी रिस्पेक्ट होती है, और थर्डली कि लॉज कितने अच्छे गुड वर्च्यूज प्रमोट करते हैं, और साथ में कितना अपने जो चिल्ड्रन है, वुमेन है, सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो एक करेक्टर वाली बात हो गई। संविधान कहता है कि सभी बराबर हैं। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ आप जानते हैं 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है और दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ इंसान है, बट हर 40% से ज़्यादा कहीं ना कहीं गरीबी है। तो लोग जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अज्ञानता से भरे हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि उनके पास चॉइसेस क्या हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। उनको एक्सेस ही नहीं है रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज मतलब उनको ये नहीं मालूम है कि अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई दुख हो रहा है, तो वो कहाँ जाएं, किस अथॉरिटी में, किस उस पे जाके वो अपने दुख। आमतौर पर देखा भी जाता है कि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं या साधन नहीं होते हैं, और कानून से एक डर बना रहता है कि वहां जाएंगे तो खर्चा हो जाएगा बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 39 के उसमें बैकग्राउंड में ये एक्ट प्रमोलगेट हुआ था कि गरीब लोगों को, जो लाचार लोगों के, पर्टिकुलरली डिप्राइव्ड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, लाइक वुमेन, SC ST, यू हैव जुवेनाइल्स, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, और भी इसमें कैटेगरीज हैं। तो इनको कैसे न्याय दिला सके, इनको कैसे एक अच्छी सुविधा, कॉम्पिटेंट एंड लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ये इसका एक उद्देश्य था। और इसमें 3 अथॉरिटीज हैं। नेशनल लेवल पे है जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, नालसा होती है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। फिर स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज होती हैं, जो फिर स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, और ताल्लुक लीगल सर्विसेज कमेटी होती हैं। जी, लेकिन इन सभी में उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, उनका सुप्रीम कोर्ट की एक अलग अथॉरिटी बनी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बनी हुई है। तो मैडम, आप उनकी जो है सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, तो हमें जरा सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी है, सर्विसेज कमेटी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। जो सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, ये अंडर सेक्शन 3A ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 बनी है जी। इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं जी, जो जिनकी एलिजिबल हैं, सेक्शन 12 में लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो लोग एलिजिबल हैं, जैसे महिलाएं, बच्चे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर हैं जी। इसी तरीके के वर्कमैन हैं, लेबर हैं, इस तरीके के सभी लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं, लीगली प्रोवाइड करते हैं जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्धन लोग हैं, जिनकी आय 1,25,000 सालाना से कम है, वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं और इस विधिक सेवा कमेटी से अपने केसेस फाइल करवा सकते हैं। इसमें आने का जो हमारा पर्पस है, फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज, एक कहीं ना कहीं हमारी जो वो है
मेंटालिटी ऐसी है कि फ्री है तो बेकार होगा जी। पर मैं एक चीज आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहती हूँ। हमारे पास ऐसा 62 लोगों का एक पैनल बना हुआ है जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जी। आपने केस कोई भी दायर करना है, आप आएंगे हमारे पास, आवेदन दे सकते हैं या मेल से हमारा आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से फिर आप हमें अप्लाई कर सकते हैं कि हमें लीगल एड चाहिए। हम उसको स्क्रूटनाइज करेंगे। अगर आप किसी भी तरीके से एलिजिबल हैं तो हम आपको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज जो हम देखते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हर आदमी केस फाइल नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी के साथ दुर्घटना हुई है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता है। उसको पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे चैलेंज कर सकता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट की वहां पर भूमिका आती है। जी। मोहिंदर बिराट साहब, आप जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, तो इसके बारे में जरा हमें बताइए, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या चीज है? सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है, जो योजनाएं रिलेट करती हैं मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए या समान अवसर प्राप्त कराने के लिए। सरकार ने अपना यही दायित्व निभाते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया। इस आशुतोष जी, इस अधिनियम के अंतर्गत ही नालसा का गठन किया गया, जिसका मैं निदेशक हूं। और इस अधिनियम को हमने, इस अधिनियम की सबसे बड़ी ये एक क्वालिटी है कि यहाँ पर गरीब लोगों को ध्यान में रखकर इसका गठन किया गया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं वो इसके पैटर्न इन चीफ हैं जी। माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। हर जगह हमारी विधिक सेवा प्राधिकरण हैं जी। जैसे राज्य का हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसका पैटर्न इन चीफ होता है, और जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो उसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है जी। इसी प्रकार जिले में जो जिला न्यायाधीश होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं, और तालुक में जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो उसका चेयरमैन होता है। जी। तो ये ढांचा तो हमें समझ में आ गया कि ये राष्ट्र स्तर से शुरू होकर के राज्य और फिर उसके बाद जिले तक जाता है। लेकिन धर्मेश जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक आम आदमी जो है उसको कानून की ज्यादा समझ नहीं होती, या कानून के बारे में जितना उसको पता भी होता है वहां पर भी वो उसको लगता है कि फंस जाएगा किसी प्रकार के किसी प्रपंच में या किसी बड़े जाल में। तो ऐसा कोई व्यक्ति, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है या कोई परेशानी है या उसको कोई लीगल सहायता ही चाहिए या सलाह चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए? पहला स्टेप उसका क्या होना चाहिए? जैसे दिल्ली में जो है हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, और जो कि 6 कोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस से रन कर रहे हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ऑफिसेज हैं। हमारे जजेस जो हैं, जो दिल्ली जुडिशल सर्विसेज के हैं, वो फुल टाइम सेक्रेटरीज हैं यहाँ पर, और हमारे बाकायदा फ्रंट ऑफिसेज हैं। और दिल्ली में जो है लगभग 1300 के करीब, 1350 के करीब वकील हमारे एम्पैनल में हैं, जो कि जिनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं, ओरिएंटेशन भी देते हैं, सेंसिटाइज भी करते हैं जी। तो अगर ऐसा किसी व्यक्ति को कोई जिसको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट आउट करे जी, तो वो बिल्कुल बेहिचक हमारे किसी भी ऑफिस में आ सकता है। और हमारे फ्रंट ऑफिसेज में हमारे एडवोकेट्स होते हैं, हमारे काउंसलर्स होते हैं, क्योंकि लीगल सर्विसेज का मतलब है ना केवल मुकदमों की पैरवी करना बल्कि सलाह मशवरा भी देना। जी। तो कोई भी जिसको दिक्कत है, देखो डिस्प्यूट होना ना एक लाजमी बात है, एक नेचुरल बात है जी। किसी भी गरीब आदमी को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, या उसको कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या शोषण हो रहा है, या उसको कोई दिक्कत है, कहीं उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो ही कैन ऑलवेज कम। और क्योंकि डिस्प्यूट जब रिजॉल्व होता है तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कानूनी सहायता चाहिए हो, वो हमारे ऑफिसेज में यहाँ जा सकता है। जहाँ पर भी उसको कोई समस्या आ रही है या कोई भी परेशानी है, जी, तो वो बेहिचक वहाँ जा सकता है। जैसे निशा जी ने बताया कि दीज आर फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज। जैसे मेरे मकानदार मुझे परेशान कर रहा है, या मुझे मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मुझे सही वेतन नहीं दे रहा है, तो उसको हम एंटरटेन करते हैं जी। वहाँ पर काउंसलर रूम है, और बाकायदा उससे पूछा जाता है कि कब से आप काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितनी तनख्वाह है, सारी बातें पूछ के अगर लगता है कि उसका केस बनता है
तो फिर हम उसको एक फ्री लीगल एड सर्विसेज मतलब किसी वकील मुहैया करते हैं ताकि उसका दावा कोर्ट में फाइल करा जा तो सके। यहाँ पर उसकी एलिजिबिलिटी भी देखी जाती है या कोई भी जा सकता है? बिल्कुल, जैसे बताया ना निशा जी ने, जो सेक्शन 12 है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट का, उसमें वुमेन, चिल्ड्रन, जुवेनाइल्स ऑब्जर्वेशन होम्स में जो जुवेनाइल्स हैं, या किसी इनमेट ऑफ ए साइकेट्रिक हॉस्पिटल, या आपके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, वर्कमैन, यू नो, इवन ट्रांसजेंडर्स एंड विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आजकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत है, चाइल्ड लेबर के बारे में आपने सुन रखा होगा, वो कई पिछड़े राज्यों से लिए जाते हैं यहाँ पर और उनको रेस्क्यू किया जाता है। तो ये सब एंटाइटलमेंट इन लोगों को फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज है। जी, अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई समस्या लेकर के जाता है तो और क्या क्या सेवाएं उनको मिल सकती हैं? आपने सलाह तो बताई, इसके अलावा और क्या क्या सेवाएं मिलती हैं? देखिए, जितने भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं और उनके 3 मेन फंक्शंस होते हैं। जैसे मैंने बताया, फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज हो गया, लीगल एड देना, लीगल एड में काउंसलिंग हो गई, एडवाइस हो गई, मुकदमे की पैरवी हो गई। दूसरा बहुत अहम काम जो आज है, अगर आप देखें इंडिया में 100 रुपए का केस भी हो या 1000 करोड़ का भी केस हो या जैसा मर्जी हो, सब कोर्ट में आते हैं जी। जस्टिस सिस्टम के लिए सोल व्हीकल ऑफ जस्टिस है, कोर्ट्स के अंदर ही आप मुकदमे डाल दो। ओके, तो क्या है कि वर्ल्ड ओवर जो लोग तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने ADR को, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बहुत प्रमोट किया है। तो एक इसका हमारा जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत में एक जज होता है जो पार्टीज को एमिकेबली सामने बैठ के उनसे बातचीत करता है और उनकी समस्याओं को निदान करने की कोशिश करी जाती है। इसी में कंसिलिएशन और मीडिएशन और ये सारे तरीके आ जाते हैं। मतलब मध्यस्थता भी, मध्यस्थता के लिए भी हम बहुत प्रमोट करते हैं, जो है जितनी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज होती हैं। जैसे नालसा का मैंडेट होता है, इनफैक्ट अभिराज जी ज्यादा बताएंगे इसमें कि स्टेट्स में ADR सेंटर्स भी खोले गए हैं नालसा के कहने पे। और तीसरी जो बहुत अहम बात आज है वो है साक्षरता, लीगल लिटरेसी, स्प्रेड ऑफ लीगल लिटरेसी। क्योंकि स्प्रेड ऑफ लीगल लिटरेसी ना केवल ये है कि हम गरीब लोगों को, जो अशिक्षित लोग हैं या जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, उनको बताएं कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं या फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, बल्कि ये भी समझाएं कि उनके उत्तरदायित्व क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज भी क्या होती हैं। तो ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। निशा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कई बार लोगों के मन में एक जो है संदेह होता है, एक किस्म का संदेह होता है कि शायद हम जिस वकील के पास जा रहे हैं, शायद ये मुफ्त सेवा दे रहे हैं, तो इनकी कमिटमेंट कितनी होगी हमारे केस के प्रति, या हमें कैसी सलाह देंगे, क्या ये अच्छी सलाह देंगे या नहीं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो भी एडवोकेट हमारे पैनल पे होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के पैनल पे हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो जी, तो एक तो उनको हम स्क्रीनिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी एडवोकेट चला आएगा और वो पैनल पे हो जाता है। उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग होती है, उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है, उनकी डेडिकेशन देखा जाता है, उनका पैशन देखा जाता है। अच्छा। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, पैशन होना चाहिए सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए जी। तो हम पहले उनको कंसल्टेंसी देते हैं। हमारी एक कंसल्टेंट है जो पूरा 10 to 5 बैठेंगी सुप्रीम कोर्ट में। वो अगर आप आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपको यहाँ नहीं वहां जाना है, क्योंकि मेन जो पर्पस है हमारा वो जागरूकता है जी, लोगों की अवेयरनेस है। जब तक वो चीजें नहीं आएंगी, हमारा सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट में बैठ रहे हैं क्या कि हम लीगल एड दे रहे हैं, दैट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग। रेगुलर मॉनिटरिंग भी होती है वकीलों की और उनकी वर्किंग बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में जो चेयरमैन है वो भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं, जो अभी सिटिंग जजेस हैं। ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इस तरीके से सारी जगह जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल पीपल आर सिटिंग एट द हेम्स। ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, इनकी गतिविधियां क्या होती हैं मुख्य तौर पर? देखिए, नालसा जिसका मैंने अभी बताया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, वो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योजनाएं, पॉलिसी, स्कीम्स वगैरह डेवलप करती है, बनाती है। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसे दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के धर्मेश जी मेंबर सेक्रेटरी, मेरे ब्रदर बैठे हुए हैं हमारे साथ में, ये उस पे अमल करती हैं, हमारी योजनाओं पे, पॉलिसीज पे, स्कीम्स पे। और इसी प्रकार जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उन पे अमल करती हैं। और सबसे बड़ी जो खूबी है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की, वो ये है काबिल वकील मुहैया कराते हैं जी।
काबिल वकील मुहैया कराने के लिए इनकी दे हैव डेवलप की किस तरह उसको सेलेक्ट करना, उसकी कॉम्पिटेंसी देखते हैं कि कॉम्पिटेंट है या नहीं है जी। कॉम्पिटेंसी देख के उसका एक इंटरव्यू बोर्ड बैठा जाता है। दिल्ली में जैसे इंटरव्यू हाई कोर्ट जज तक इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद ही उसका सिलेक्शन होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोक अदालत एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम लंबित मामलों का तुरंत निपटारा जो कर पुराने सकते पड़े हुए हैं, कई वर्षों से जो मुकदमे चले आ रहे हैं, बिल्कुल जिनका बिल्कुल फैसला नहीं हो पाता। उनका बहुत तुरंत ही निपटारा कर सकते हैं लोक अदालत के जरिए। निशा मैम, लोक अदालत एक बड़ा बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म बताया गया है और इस पर बहुत लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी रहती हैं। ये एडीआर और लोक अदालत कहां तक आपस में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में जरा हमें दर्शकों को बताएं। जो एडीआर मैकेनिज्म है, जो सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में जिसके बारे में बताया गया है, ये लोक अदालत भी उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, एक मैकेनिज्म है जी। तो लोक अदालत अब हमारी ये दूसरी नेशनल लोक अदालत लग रही है इस समय जी। 6 दिसंबर को लगने वाली है जी। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे पूरे राष्ट्र में, हर तालुके में, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह 6 दिसंबर को लोक अदालत 6 दिसंबर 2014 को हमने इसमें सर्विस मैटर्स, कंपनसेशन मैटर्स, फैमिली मैटर्स, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जो चेक के मामले होते हैं लोगों के, मर्केंटाइल है, बैंकिंग लॉज है, इसके अंदर हमने इंश्योरेंस कंपनीज जो है, इस तरीके के हमने सभी मैटर्स उसमें लिए हैं। तो ये हमने सभी लोगों को कुछ ये मैटर्स आइडेंटिफाई करें। क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे, लोग क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस होंगे, जो छोटे मामले होते हैं। एडीआर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमेशा दो जो उसमें पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज एक मत होनी चाहिए कि हमें ये लोक अदालत में ले जाना है या हमें ये मीडिएशन में ले जाना है। तो जब वो दोनों पार्टी का राजीनामा होगा कि हाँ हम इसको लोक अदालत में लेके जाना चाहते हैं, बाकी उसके बाद वो लोक अदालत जज का काम है। लोक अदालत के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो लोक अदालत में एक प्रिसाइडिंग मेंबर होता है जो जज है, और उसके साथ में 1 या 2 मेंबर्स और होते हैं। वो जो पूरा बोर्ड होता है वो दोनों पार्टीज को सुन के और फिर डिसाइड करते हैं कि मतलब लोग डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि ये एक मौका है पार्टीज के लिए करते होंगे आपस में, कि आपस में समझौता करने के लिए। वो उनका फैसला होता है, उन पे कोई फैसला थोपा नहीं जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं होती है। अगर वो चाहें तो एक आपस में रजामंदी से फैसले पे पहुंच सकते हैं। जी विराट साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस फैसले का सबसे बड़ा उपयोग ये होता है कि इस फैसले की कोई अपील नहीं होती जी। और दीवानी मुकदमों में जो आदमी जो कोर्ट फीस देता है, वो कोर्ट फीस भी उसको वापस मिल जाती है। अच्छा। तो आप देखिए कि आपका एक केस जो लोक अदालत से आपने कराया, उसका परमानेंट आपने एक सोल्यूशन ले लिया, एक निपटारा हो गया। लोक अदालत के जरिए अगर आपका केस एक बार सेटल हो गया, देयर इज नो अपील। जी। एक इजाफा करना चाहूंगा कि ये जो लोक अदालत में मुकदमे हैं, ना केवल वो केसेस लिए जाते हैं आपसी मतलब एमिकेबल सेटलमेंट के लिए जो कि कोर्ट में पेंडिंग है, बट आल्सो प्री लिटिगेटिव मैटर्स लाइक जो अभी मुकदमे कोर्ट में आए ही नहीं है। अच्छा। तो उसमें हम लोग, जैसे हम दिल्ली में हम जो कर रहे हैं, आप बैंक्स ले लें, आप उसमें इंश्योरेंस कंपनीज ले लें, तो उनके भी प्री लिटिगेटिव केसेस जो हैं, जबकि कोर्ट में गए ही नहीं है, तो वो 2 कैटेगरी हो जाते हैं। तो एक तो पेंडिंग केसेस हो गए और दूसरे, और दिल्ली में जो है हम ये लोक अदालत जो है ना केवल निचली अदालतों में कर रहे हैं, हाई कोर्ट में कर रहे हैं, बल्कि हम कंज्यूमर फोरम भी गए हैं। स्टेट कंज्यूमर फोरम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम कर रही है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में हो रहा है। हम लोग रेवेन्यू सेक्रेटरी से मिले हैं, और जो एसडीएम की कोर्ट्स हैं, वहाँ जो छोटे छोटे मुकदमे म्यूटेशन के केसेस हैं या प्राइवेट पार्टीज के ट्रेस पासिंग के मुकदमे हैं, गवर्नमेंट लैंड पे एंक्रोचमेंट हो गई है, तो वो फिर मुकदमे यहाँ पर वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगी कि हम उन मुकदमा का निपटारा इस तरीके से करें। हालांकि वो अपना डिसीजन फिर अपने ड्यू कोर्स में उनका होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी लीगल लिटरेसी यानी कि कानूनी साक्षरता के बारे में। जी हाँ, इस विषय पर हमें थोड़ा सा बताएं। अभी हमने दिल्ली में क्या किया कि हमने दिल्ली में 3 महीने की तैयारी करी, और हमने जितने 850 दिल्ली के जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, उसमें हमारे 326 जजेस और लगभग 550 से ऊपर जो थे वकील जिनकी हमने ट्रेनिंग करी, वो स्कूल्स में गए। एक दिन में गए 28 अक्टूबर को सुबह, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और साथ में हमने पैरालीगल वॉलंटियर्स जो कि स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया। तो हमने उनको फंडामेंटल ड्यूटीज, रोड सेफ्टी मेजर्स,
और जेंडर सेंसिटाइजेशन करा, जैसे टीनेज प्रेगनेंसीज का इश्यूज है या मिसयूज ऑफ इंटरनेट है स्कूल्स के अंदर, ड्रग्स का एक प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूटर या गाड़ी चला लेते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई फैटिलिटी हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए या हो जाए, तो उनको बताना है कि देखो बच्चों तुम्हारे इस करने से क्या होगा। तो ये टारगेट ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो धर्मेश जी, जो आपने बात बोली, इससे सुनकर के मन में जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों का मन होता है कि अगर हमें कानून के बारे में पता हो, या हम भी अपना कुछ योगदान दे सकें, या हम भी पैरालीगल सर्विसेज कर सकें, या हम भी किसी तरह से कोई मदद कर सकें कानून की बढ़ोतरी के लिए या कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो लोग इस तरह से जागरूक हैं पब्लिक के, वो क्या कर सकते हैं इसके लिए? वो हमारे जैसे हमारा नालसा की स्कीम है पैरालीगल वॉलंटियर्स की। क्या उनका वकील होना जरूरी है या लीगल पढ़ाई होनी जरूरी है? पैरालीगल वॉलंटियर्स का कंसेप्ट जैसे पैरामेडिक्स होते हैं, जैसे आप किसी क्लिनिक में पैरामेडिक्स आते हैं, कोई चोट लगी तो फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड कर दिया। पैरालीगल जो वॉलंटियर्स हैं वो टीचर्स भी हो सकते हैं। इनफैक्ट प्राइवेट स्कूल्स बहुत वो कर रहे हैं हमारे को। हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स चाहते हैं कि हमें लीगल एजुकेशन दिया जाए, ताकि हमारे पास भी डॉक्टर्स फर्स्ट कई बार क्या होता है, जब भी कोई क्राइम होता है तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दे टैकल दी सिचुएशंस एवरी डे। लीगल सर्विसेज में एक बहुत सा लोगों के मन में एक वहम रहता है कि कितने पैसे की उनकी आय होनी जरूरी है जिससे कि वो इन सेवाओं को अवेल कर सके। इसके अंदर क्या मापदंड है? जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फ्री है। दूसरा ये होता है कि जो लोग जिनकी सालाना इनकम 2 लाख से कम है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, पर्टिकुलरली ट्रांसजेंडर्स के लिए, और बाकियों के लिए जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से कम है। नई स्कीम भी आई थी जिसके अंदर एक मुश्त एक बार पेमेंट अगर कर दी जाए तो बेशक उनकी इनकम थोड़ी ज्यादा भी हो तो भी वो कुछ मुफ्त सेवाएं ले सकते हैं। वो निशा जी बताएंगे। वो जैसे मैं बता रही थी आपको कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में आपको लीगल एड अगर लेना है जी, तो आपकी जो सालाना आय है वो 1,25,000 से कम होनी चाहिए जी। पर कई लोगों की आय 1,25,000 से मान लीजिए 1,30,000 है और वो लेना चाहें तो हम उनको, उसके लिए भी बहुत बढ़िया एक सुविधा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें MIG मिडिल इनकम ग्रुप सोसाइटी है जी। उसमें अगर आपकी जो मासिक आय 60,000 रुपए से कम है या सालाना आय 7.5 लाख से कम है जी, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। उसमें आपको 20,000 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट जमा करना पड़ेगा शुरू में जी। तो उसमें से अगर आपका मान लीजिए कि ट्रांसफर पिटिशन है, जैसे ट्रांसफर पिटिशन उसमें होता है, मान लीजिए आपका 2 प्रदेशों में केस है, एक मैट्रिमोनियल मैटर का एग्जांपल लेते हैं जी। हस्बैंड जो है उत्तर प्रदेश में रहता है, वाइफ बिहार में रहती है, हस्बैंड ने उत्तर प्रदेश में केस डाल दिया, अब वाइफ बिहार से डिफेंड नहीं कर सकती उसको, तो वो चाहेगी कि मेरा जो मामला है बिहार में ट्रांसफर हो जाए, तो इसको ट्रांसफर पिटिशंस कहते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए सिर्फ 5,000 रुपए आपको लगेंगे। या आपको कोई SLP फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट में, कोई रिट पिटिशन फाइल करनी है, तो उसमें एडवोकेट के लिए आपके सिर्फ 10,000 रुपए के चार्जेस लगेंगे जी, और 750 रुपए लगते हैं आपके प्रोसेसिंग चार्जेस जी। और उसके अलावा जो भी पैसा आपका 20,000 में से बचेगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। अच्छा। और वकील जो है उनके पैनल पे, जो MIG सोसाइटी के पैनल पे वकील हैं, जितने भी वकील हैं उनमें से आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप कौन सा वकील चाहते हैं। आप 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो आपको जो भी आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक आपको वकील मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो निम्न वर्गों के लिए तो बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है, पर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बहुत कम है, थोड़ी कम। तो ये एक बड़ी, मुझे इस चीज में बड़ी खुशी होती है बताने में कि भाई एक ऐसी भी स्कीम है हमारे पास जिसमें कि मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए भी कुछ किया गया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के नेशनल लीगल सर्विसेज, स्टेट लीगल सर्विसेज और सभी जो लीगल सर्विसेज और लोक अदालत की मैकेनिज्म है, इसमें हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सोचा गया है, उनको कुछ ना कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं। और ये भी देखा गया है कि आने वाले समय के अंदर लोगों को न केवल कानूनी साक्षरता भी मिले, बल्कि उनको अपने अधिकारों को और ज्यादा किस तरह से वो इफेक्टिवली उसका फायदा उठा सकते हैं और अपने अधिकारों को किस तरह से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसके लिए हर चीज का ख्याल किया गया है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमारे साथ आज स्टूडियोज में आकर के चर्चा की और हमें ज्ञान दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध है कि 6 दिसंबर 2014 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक संख्या में फायदा उठाएं और वक्त रहते, समय से पहले कंसर्न अदालत में, जिस अदालत में आपका मुकदमा चल रहा है, वहां पर अपनी कंसेंट यानी कि सहमति दे दें, ताकि आप 6 दिसंबर 2014 को होने वाली नेशनल लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें।
न्याय मंच में आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात तक नमस्कार।